नमस्कार साथियों, आइए सुनते हैं वीजा के लिए इंतजार संस्मरण की अंतिम और छठी घटना। गाली गलौज और धमकियों के बाद युवा क्लर्क को नौकरी छोड़नी पड़ी। इस बात को आगे कहने के लिए यह एक और घटना है। 6 मार्च 1938 को कासारवाड़ी वुलन मिल के पीछे दादर बंबई में इंदुलाल यादनिक की अध्यक्षता में भंगी लोगों की एक बैठक हुई। इस बैठक में एक भंगी लड़के ने अपना अनुभव इन शब्दों में बयान किया। मैंने 1933 में भाषा की अंतिम परीक्षा पास की। मैंने अंग्रेजी कक्षा 4 तक पढ़ी थी। मैं मुंबई म्युनिसिपल पार्टी के स्कूल कमेटी में शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया, लेकिन वैकेंसी नहीं होने के चलते असफल रहा। फिर मैंने अहमदाबाद में पिछड़े वर्ग के अफसर के लिए तलाटी पद गांव का पटवारी के लिए आवेदन किया और सफल रहा। 19 फरवरी 1936 को मैं बरसात तालुका के खेड़ा जिले में मामलतदार कार्यालय में तलाटी पद पर नियुक्त हुआ। वैसे मेरा परिवार मूलतः गुजरात से आया था, लेकिन मैं इससे पहले कभी गुजरात नहीं गया था। मैं यहाँ पहली बार आया था। उसी तरह से मैं यह नहीं जानता था कि सरकारी दफ्तर में भी छुआछूत है। मेरे हरिजन होने की बात मेरे आवेदन में पहले से ही लिखी थी, इसलिए मैं उम्मीद करता था कि मेरे सहकर्मियों को पहले से ही पता होगा कि मैं कौन हूं। इसलिए मैं मामलतदार ऑफिस के क्लर्क के व्यवहार से हैरान रह गया। जब मैं तलाटी पद संभालने वहां पहुंचा, कारकुन ने बड़ी घृणा से मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, सर मैं एक हरिजन हूं। उसने कहा, भाग जाओ और दूर खड़े रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नजदीक आने की? अभी तुम ऑफिस में हो, अगर तुम बाहर होते तो मैं अब तक तुम्हें 6 लाते मारता। हिम्मत तो देखो कि यहाँ नौकरी करने आया है। उसके बाद उसने मुझे कहा कि अपने सर्टिफिकेट और नियुक्ति का आवेदन पत्र यहाँ जमीन पर रख दो। जब मैं बरसात के मामलतदार ऑफिस में काम कर रहा था तो मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल पानी पीने में होती थी। ऑफिस के बरामदे में पीने के पानी के डिब्बे रखे थे और वहां पर एक डिब्बे की जिम्मेदारी और पानी पिलाने के लिए आदमी रखा हुआ था। उसका काम ऑफिस के क्लर्कों के लिए जब भी उसकी जरूरत हो पानी पिलाना था। उसकी अनुपस्थिति में वे लोग खुद डिब्बे से जाकर पानी निकाल कर पीते थे। मेरे मामले में बिल्कुल असंभव था। मैं उस डिब्बे को छू नहीं सकता था। मेरे छूते ही वो पानी दूषित हो जाता, इसलिए मुझे पानी पिलाने वाले की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। मेरे इस्तेमाल के लिए एक खराब सा बर्तन रखा था, जिसे मेरे सिवाय न कोई छूता था और न कोई धोता था। इसी बर्तन में पानी वाला मेरे लिए पानी डाल देता था, लेकिन मैं पानी तभी ले सकता था जब वो पानी पिलाने वाला मौजूद हो। पानी पिलाने वाले को भी मुझसे पानी देना पसंद नहीं था। जब मैं पानी पीने आ रहा होता था तो वो वहां से सरक लेता था। नतीजतन मुझे बिना पानी पिए रहना पड़ता था। ऐसे 1-2 दिन नहीं थे, बल्कि कई दिन थे जिसमें मुझे पानी नहीं मिलता था। इसी तरह की दिक्कत मेरे ठहरने को लेकर भी थी। मैं बरसात में अजनबी था। कोई भी हिंदू मुझे अपने घर देने को तैयार नहीं था। बरसात के अछूत भी अपने यहाँ ठहराने को तैयार नहीं थे। उन्हें भय था कि वे उन हिंदुओं को नाराज कर देंगे जिन्हें पसंद नहीं था कि मैं एक क्लर्क बनकर अपनी हैसियत से ज्यादा रहूं। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे खाने को लेकर हुई। ऐसी कोई जगह और ऐसे कोई आदमी नहीं था जो मुझे खाना दे सके। मैं सुबह शाम भाजस खरीद कर गाँव के बाहर किसी सुनसान जगह पर खाता था और रात को मामलतदार ऑफिस के बरामदे में आकर सोता था। इस तरीके से मैंने कुल 4 दिन बिताए। यह सब कुछ मेरे लिए असहनीय हो गया। तब मैं अपने पूर्वजों के गांव जंत्राल चला गया। यह बलसाड़ से 6 मील दूर था। हर दिन मुझे 11 मील पैदल चलना पड़ता था। यह सब मैंने कुल 1.5 महीने किया। उसके बाद मामलतदार ने मुझे एक तलाटी के पास काम सीखने के लिए भेज दिया। इस तलाटी के पास 3 गाँव जंत्राल, खापुर और सैजपुर का जिम्मा था। जंत्राल उसका मुख्यालय था। मैं जंत्राल में इस तलाटी के साथ ही 2 महीने रहा। उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैं एक बार भी गांव के ऑफिस में नहीं गया। गांव का मुखिया खासतौर पर मेरा विरोध करता था। एक बार उसने कहा, तुम्हारे बाप दादे गांव के ऑफिस में झाड़ू बुहार करते थे, तुम अब हमारी बराबरी में बैठना चाहते हो? देख लो, बेहतर यही होगा कि नौकरी छोड़ दो। एक दिन तलाटी ने मुझे सैजपुर जनसंख्या सारणी तैयार करने के लिए बुलाया। मैं जंत्राल से सैजपुर गया। मैंने देखा कि मुखिया और तलाटी गांव के ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं। मैं गया और ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उन्हें नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मैं वहां तकरीबन 15 मिनट खड़ा रहा।
मैं जिंदगी से वैसे ही तंग आ गया था और इस अपमान और उपेक्षा से और भी क्षुब्ध हो गया। मैं वहां पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कुर्सी पर बैठा देखकर मुखिया और तलाटी मुझसे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वहां लोग आना शुरू हो गए और जल्द ही एक बड़ी भीड़ मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई। इस भीड़ का नेतृत्व गांव के पुस्तकालय अध्यक्ष कर रहा था। मैं समझ नहीं सका कि क्यों एक पढ़ा लिखा आदमी इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा है। मैं थोड़ी देर बाद समझा कि यह कुर्सी उसकी है। वह मुझे बुरी तरह से गालियां दे रहा था। रवानिया, गांव के नौकर, की ओर देखकर वो बोलने लगा, इस गंदे भंगी कुत्ते को किसने कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया? रवानिया ने मुझे उस कुर्सी से उठाया और मुझसे कुर्सी लेकर चला गया। मैं जमीन पर बैठ गया। उसके बाद भीड़ गांव के ऑफिस में घुस गई और उसने मुझे घेर लिया। वो एक गुस्से से सुलगती हुई भीड़ थी। कुछ लोग मुझे गाली दे रहे थे, कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि वे मुझे धरिया गड़ासा से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैंने उनसे क्षमा याचना की, मुझे माफ करने को कहा, मेरे ऊपर रहम करे। इससे उस भीड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपना जीवन कैसे बचाऊं। मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा कि मामलतदार को जो अपने ऊपर बीती है उसे लिख कर बताओ और यह भी बताओ कि अगर यह भीड़ मुझे मार डालती है तो मेरे शरीर का कैसे अंतिम संस्कार करे। फिलहाल यही मेरी उम्मीद थी कि अगर इस भीड़ को पता चल गया कि मैं मामलतदार को इस घटना के बारे में बता रहा हूँ तो वे शायद अपना हाथ रोक ले। मैंने रवानिया से एक कागज लाने को कहा। वो कागज लेकर आया। फिर मैंने अपने पेन से बड़े बड़े शब्दों में लिखना शुरू किया ताकि सब लोग उसे पढ़ सके। सेवा में, मामलतदार, तालुका बरसाड़, महोदय, परमार कालिदास शिवराम की ओर से नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपको आदरपूर्वक सूचित करता हूँ कि आज मेरे ऊपर मृत्युवान पड़ी है। अगर मैं अपने माता पिता की बात सुनता तो ऐसा कभी नहीं होता। आपका बड़ा उपकार होगा यदि आप मेरे माता पिता को मेरी मृत्यु के बारे में सूचित कर दें। पुस्तकालय अध्यक्ष ने मेरे लिखे को पढ़ा और उसने फाड़ने का आदेश दिया। इस पर मैंने उसे फाड़ दिया। उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की। तुम अपने आप को हमारा तलाटी कहकर संबोधित करना चाहते हो? तुम एक भंगी हो। ऑफिस में बैठना चाहते हो, कुर्सी पर बैठना चाहते हो। मैंने उनसे दया की भीख मांगी और वायदा किया कि ऐसा कभी नहीं करूंगा और यह भी वायदा किया कि नौकरी छोड़ दूंगा। मैं वहां रात के 7 बजे तक भीड़ के छुट जाने तक रोका गया। तब तक तलाटी और मुखिया दोनों नहीं आए। उसके बाद मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और अपने माता पिता के पास बम्बई लौट आया। धन्यवाद।